हिसाब से मुसलमानों का पार्लियामेंट में बैठने का कोई मोल नहीं रहा है। सबको इसकी मुसलमानों को नहीं है मामला, ये इंटरनेशनल मामला है कि माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, प्रताड़ित मुल्कों में अगर इस बारे में चर्चा होगी तो हमारे बारे में क्या मैसेज जाएगा। यह है डेमोक्रेसी, यह है जमहूरियत, जहां पर हमें पार्लियामेंट के अंदर भड़वा कहा जाता है, कटवा कहा जाता है, आतंकवादी, उग्रवादी कहा जाता है। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं वासिल खान अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हमजा नोमान मसूद साहब। एडवोकेट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत भाई। तो कल जो प्रकरण हुआ लोकसभा के अंदर, नई लोकसभा, विशेष सत्र बुलाया गया था और उस सत्र के दौरान भाजपा के एक सांसद रमेश भिदुड़ी ने जिस तरह से अमर्यादित भाषा प्रयोग की है गोवर्धनी शैली के लिए, उसके बारे में आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है? मतलब कैसा लगा आपको वो सुनकर? जो चीज़ें पहले सड़कों पर कही जाती थी, हमें स्कूल में बुलाई जाती थी, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि उसे स्कूल के अंदर इस तरीके की बातों को झेलना पड़ा। वो चीज़ें जो सड़क छाप लोग बोला करते थे वो आज पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही हैं। तो अफसोस की बात है, नई पार्लियामेंट क्या, नई पार्लियामेंट ऐसा विशेष सत्र मुझे तो लगता है इसी वजह से जानबूझ के बुलाया गया ताकि ये बातें बोली जाए और दोबारा हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू करी जाए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाए। ये तो पहले से होता आ रहा है। रमेश भिदुड़ी जी ने जो बोला है वो तो उन्हें सिखाया गया ना, उनकी परवरिश दर्शा रही है, उनकी परवरिश में ये चीज़ शामिल है। तो अफसोस की बात है और आज एहसास करा दिया हमें कि हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं इस देश के अंदर। अच्छा, क्या लगता है कि ये पूरा प्लान था या फिर अचानक से ये सब कुछ हुआ? ये पूरा प्लान था मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम मुसलमानों को औकात दिखा रहे हैं उनकी। रही बात धर्म जाति की, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम 36 बिरादरी को, हिंदू मुसलमान भाई को कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से ऊपर उठ के वोट डालें। रमेश भिदुड़ी जैसे लोग देश को 100 साल पीछे ले जाएंगे। लड़ाई के अंदर कभी भी कोई देश आगे नहीं बढ़ा है। अगर हम और आप लड़ेंगे देश चरमरा जाएगा बिल्कुल। इसलिए एक होके रहें, ऐसे लोगों को चुनाव हराने का कार्य करें। अच्छा, इस पूरे प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है रमेश भिदुड़ी को, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सस्पेंड हुए क्या वो लोकसभा से, ये बताइए पहले आप मुझे। उनको कहा गया है कि आप बीजेपी का तो मामला ही नहीं है, ये बीजेपी की तो बात की बात है। एक पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन के अंदर, साक्षात पार्लियामेंट के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीकर, इस तरीके की अमर्यादित भाषा का एक सेंट्रल मिनिस्टर के सामने, फ्लीट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अपोजिशन लीडर्स, हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, 300 से ऊपर सांसद बैठे हैं वहां पे जो प्रेजेंट थे उस टाइम, वैसे तो 500 पता, लेकिन जो प्रेजेंट सांसद थे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? जब संजय सिंह सस्पेंड हो सकते हैं, राघव चड्ढा सस्पेंड हो सकते हैं, महुआ मोइत्रा को नोटिस दिया जा सकता है और बाहर निकाला जा सकता है, ड्रेक ओब्रायन को बाहर निकाला जा सकता है, तो रमेश भिदुड़ी को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पार्लियामेंट से सस्पेंड क्यों नहीं करा? सदस्यता रद्द क्यों नहीं करी? और अगर सदस्यता रद्द नहीं करी तो मेरे हिसाब से मुसलमानों का पार्लियामेंट में बैठने का कोई मोल नहीं रहा है। सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सांसद बनकर जब आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हितों की क्या रक्षा हो पाएगी? जब सांसदों के हितों की रक्षा नहीं हो रही तो उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन देने से क्या होगा? क्या इस मसले का कोई हल? रिजाइन देने से इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा इनके ऊपर। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, खाली हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं है मामला, ये इंटरनेशनल मामला है कि माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। कनाडा के अंदर जिस प्रकार कनाडा के अंदर इन लोगों ने जाकर दखलंदाजी करी और हमारे रिलेशन खराब करे, वो इंटरनेशनल मुद्दा बना है। ये मुद्दा अगर गल्फ में उठता है या अदर देश कंट्रीज के अंदर उठता है, दूसरे विभिन्न मुल्कों में अगर इस बारे में चर्चा होगी तो हमारे बारे में क्या मैसेज जाएगा? वहाँ माइनॉरिटी राइट्स को बहुत बड़ा राइट माना जाता है। इस देश के अंदर माइनॉरिटी राइट्स ही नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में मैं आज 4 साल बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी के बारे में बोलना ऐसा है जैसे आपने आग को हाथ लगा लिया हो। मतलब आपको कम्युनल बता दिया जाएगा, आप अपने राइट्स के बारे में नहीं बात कर सकते। ये तो मामला इंटरनेशनल मुद्दा है कि देश की पार्लियामेंट, हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी की मां मानी जाती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इसे। यह है डेमोक्रेसी, यह है जमहूरियत, जहां पर हमें पार्लियामेंट के अंदर भड़वा कहा जाता है, कटवा कहा जाता है,
आतंकवादी उग्रवादी कहा जाता है। और कौन कह रहा है? एक 2 टके का दंगई, जिसे दंगा भड़काने के अलावा कोई और काम नहीं है। ये दंगा भड़काने का कार्य कर रहे हैं, ये तो झगड़ा कराने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो ये दंगई है, ये सांसद थोड़ी ना है, तो दंगई है। और दंगई को दंगई कहना पड़ेगा। और अगर इस मामले के अंदर समाज उठकर, खास तौर से मैं अपने हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं, आप लोगों को इस मामले के अंदर उठकर ऐसे नफरत की जुबान बोलने वाले जहरीले लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को ये जो जहर दिमाग में घोला जा रहा है, इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ते हैं। आपके बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर रहकर तालीम हासिल करनी है। और अगर हिंदुस्तान के अंदर रहकर तालीम हासिल हम लोगों को करनी है तो हमें इस नफरत को दिमाग से निकालना पड़ेगा, वरना ना तो स्कूल की बात होगी, ना कॉलेजेस की बात होगी। आपको पता है कि कितने कॉलेजेस से फंड्स काट दिए गए हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फंड काट दिया गया है, ड्यू का फंड कम कर दिया गया है, तमाम यूनिवर्सिटीज के फंड्स कम कर दिए गए हैं। लेकिन हम और आप तो नफरत धर्म बचाने के काम पर लगे हुए। मैं मुसलमानों को बचा रहा, ये है मेरा हिंदू भाई हिंदू धर्म को बचा रहा। एजुकेशन के बारे में बात कहाँ हो रही है भाई? हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे काम कैसे होगा? अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? देश तरक्की कैसे करेगा? नफरत के अंदर कोई देश नहीं पनप सकता। और इसका लाइव एग्जाम्पल पाकिस्तान है, इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने हमारा पड़ोसी मुल्क है कि नफरत के अंदर वो बर्बाद हो गया। अगर हम भी इस राह पे चल दिए तो हमारे भी बर्बादी के दिन दूर नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या डिमांड करते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं डिमांड क्या करूं? साउथ दिल्ली का वो एमपी है। साउथ दिल्ली, ये समझ लीजिए आप, दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक है। साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली के बारे में तो सबको पता है। बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ऐसा सांसद चुन के भेजा साउथ दिल्ली के लोगों ने, जो 3 लाख से 4 लाख वोट से चुनाव जीत रहा है। ऐसा सांसद जिसे बोलने के भी भाषा का नहीं पता, उसकी परवरिश बता रही है कि वो किस तरीके का सड़क छाप आदमी है। ये पार्लियामेंट्री भाषा है क्या? पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी को भड़वा बताएंगे, किसी को कटवा बताएंगे आप? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को टिकट देते। और मैं क्या करूं बीजेपी से अपेक्षा? साध्वी प्रज्ञा जैसी आतंकवादियों की बात कर रहे हैं तो साध्वी प्रज्ञा तो आतंकवादी एनआईए ने घोषित कर रखी है, हमने तो नहीं करा है। हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे जो मुंबई अटैक के अंदर शहीद हुए थे, उसको वो औरत बैठ के शापित करती है। देश के अंदर वैसे G20 के अंदर गांधीवादी बात करते हैं और वो औरत बैठकर गोडसे को अपना आदर्श बताती है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी वो कौन सा मिनिस्टर था जो महिला रेसलर्स वाला, मेरा नाम जहन से उसका निकल रहा है, वो मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर ही हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने के बाद वो बैठ रहे हैं। तो भैया कुछ भी हो जाए, कितना भी आप शोर मचा लीजिए, कितना भी आप प्रोटेस्ट कर लीजिए, क्या उन्होंने धरना नहीं दिया था? रेसलर्स ने, पहलवानों ने धरना दिया था, क्या हुआ? सांसद ही गई उसकी, जेल गया एक भी दिन नहीं गया, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है कुछ भी कहकर। बिल्कुल अंधकार में है देश का भविष्य अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा ताकत में आती है। क्या लग रहा है, वापसी हो रही है बीजेपी की, या कुछ हालात बदलेंगे? देखिए, ये हिंदू मुसलमान करके ये तो हमारे बहुसंख्यक समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एज अ मुस्लिम आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। देश के बहुसंख्यक समाज को सोचना पड़ेगा कि वो इस धार्मिक झगड़े के और इनके बेवकूफ़ियों के चक्कर में आकर देश की तरक्की रोकेंगे, या फिर देश को उन्नति और तरक्की की तरफ ले जाकर उस भारत के सपने को साकार करेंगे जो मेरे और इनके बड़ों ने देखा था मिलकर, कि हम एक आदर्श भारत बनाएंगे दुनिया के अंदर, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, बॉर्डर पे भी मजबूत होगा, देश के अंदर भी मजबूत होगा और बाहर भी मजबूत होगा। अच्छा, अगर कुंवर दानिश अली की जगह एडवोकेट हमजा नोमान मसूद होते और रमेश बिदूड़ी इस तरह का बयान देते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? मेरे तो, क्योंकि उन्होंने बड़े ही शालीन तरीके से उन्होंने आपको दिखा कि मैं, कुंवर दानिश अली साहब बहुत सीनियर नेता हैं, उन्होंने बहुत शालीनता से इसका जवाब दिया। हम नौजवान खून, हम शायद शालीनता ना दिखाते वहाँ, क्या कहते? लेकिन ये है कि कहते हुए ये बातें जो है, देखिए चैनल पे तो कहने की नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। आप ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने ही जा रहे हैं, आपको किसी ने कोई गली नुक्कड़ पे बैठने वाली पंचायत भी नहीं आप बात कर रहे हैं कि आप खड़े होकर गाली भी दे देंगे और बोल भी देंगे। ऐसे जाहिल लोगों को पार्लियामेंट से दूर रहना चाहिए, इन्हें चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। कानून बनाने का अधिकार उनको प्राप्त है, तोड़ने का नहीं। वो तो पार्लियामेंट्री उसके वजह से सिक्योर्ड है,
प्रिविलेज की वजह से कि उन पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में कही गई बात है। वरना इस बात पे तो यकीनन कानून होना चाहिए, और कानून तोड़ने का उन्हें क्या अधिकार है? एक बात तो बताइए, अगर हम ही कानून तोड़ेंगे तो फिर माने का कौन कानून? अच्छा, संसद की उससे हटा दिया गया है, इस जो बयान था इस बयान को हटा दिया गया है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? रिकॉर्ड से हटा दिया, लेकिन इतिहास में तो दर्ज हो गया ना। रिकॉर्ड से हटाते रहो, अब क्या हो गया? तो चीज़ हो गई, इतिहास में दर्ज हो गई, अब क्या फ़ायदा? चलिए खैर, ये बताइए, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में आया, लोकसभा में आया, पास भी हो गया, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? क्या सही है वो? बिल्कुल सही है महिला आरक्षण बिल, लेकिन टाइमिंग 9.5 साल निकाल कर आप लाए हैं। ये बिल पहले भी मूव किया गया था बाय सोनिया गांधी इन 2018, और अब ये लाकर अब आप कह रहे हैं कि पहले हम सेंसस करेंगे, फिर डिलिमिटेशन होगी, फिर ये लागू होगा। तो इस बार तो लागू नहीं हो रहा है, और कब सेंसस होंगे, कब डिलिमिटेशन होगी, तो क्या आने वाले 5 साल में लागू होगा या नहीं होगा? ये प्रण पहले ये चीज़ फ्लोर पर बीजेपी को क्लियर करनी चाहिए कि क्या आने वाले 5 साल के अंदर महिलाओं को जो आरक्षण ये दे रहे हैं वो लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा ये बताइए कि ओबीसी महिलाओं को और एससी महिलाओं को इस आरक्षण में क्या दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर 60% आबादी, 70% आबादी आपका ये है ओबीसी और एससी। एसटी अगर आप मिला लें, एससी एसटी ओबीसी मिला लें, तो 85% क्रॉस कर रहे हैं। इसका आधा 43-44% आपका महिलाएं हैं, तो देश की 44% आबादी ओबीसी महिलाएं हैं। इनके बारे में क्या सोचा गया है, इसके बारे में बात की जाए। ये तो जल्द अतकिचरा बिल है, जल्दबाजी में लाया गया बिल है, मंशा सही नहीं है, बिल सही है। So you are saying that it is a lollipop? हाँ, तो है ही लॉलीपॉप। लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए, लॉलीपॉप ही है। क्या आकर्षित होंगी महिलाएं इस बिल को? क्या महिला आरक्षण तो ऑलरेडी दे दिया गया है। हमारी क्या मेरी चेयरमैन महिला नहीं है? क्या जिला पंचायत के अंदर महिलाओं का आरक्षण नहीं है? क्या मेयर सहारनपुर के अंदर महिला का आरक्षण नहीं था? सहारनपुर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मेयर के इलेक्शन में महिलाओं का आरक्षण नहीं था। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब संसद से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है एडवोकेट साहब। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये सभासद पति हैं, पार्षद तो पति हैं। आपको क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट में एमपी पति नहीं होने का? नया पद सर्जित होगा। जिस तरह अध्यक्ष पति होता है, प्रधान पति होता है, अब नया पद सर्जित होगा कि वो सांसद पति हैं, संसद में वो। अब जैसे मैं जो हूँ, मैं भतीजा हूँ हमारी चची शाजिया का, तो हम भी तो सब आपका प्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष प्रतिनिधि हमजा मसूद है, तो ऐसे प्रतिनिधि जो है वो एमपी और एमएलए की भी होने लगेंगे अब। लेकिन ये बात कोई तो मजाक की बात है। महिलाओं को सशक्तिकरण देना बहुत ज़रूरी है, और महिला ये तो हमारी जो पार्लियामेंट्री सीट है, इस पर तो ऑलरेडी महिला है। 2018 का चुनाव तबस्सुम बेगम और मृगांका आमने सामने लड़ी थी, तो ये तो सीट पहले से मशहूर है, महिलाओं के पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है इस सीट को। अनुराधा चौधरी यहाँ से एमपी रही हैं, गायत्री देवी जी यहाँ से एमपी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ताकत नहीं मिली है, पहले मिली है, लेकिन कई जगह ये प्रतिनिधि भी काम आते हैं। तो ये तो सच्चाई है, समाज की तो माननी पड़ेगी। ऑफ द रिकॉर्ड बात है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन ऑन कैमरा ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात है ये सर। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर के आपको क्या लगता है, बीजेपी की मंशा क्या है? नहीं कराना चाहती बीजेपी जातिगत जनगणना से ही बच रही है, क्योंकि सबको सबकी हिस्सेदारी का पता लग जाएगा कि आज 3 सेक्रेटरी जो है वो सिर्फ ओबीसी और एससी से आते हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, बाकी सब अपर कास्ट है। कहा जाएगी देश की 85% आबादी? अगर सब आप एक ही समाज को देंगे तो बाकी 85% कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री आपके सारे हैं, सांसद आपके मैक्सिमम ऐसे ही अपर कास्ट के हैं, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। फिर हो जाएगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, और भागीदारी हमें भी मिलनी चाहिए भाई। हम 20% आबादी हमारी यूपी के अंदर, और हमारे एमएलए 25-27 भी नहीं, 33 एमएलए हैं हमारे। अब एक पर्सनल क्वेश्चन, बीएसपी के बाद अगला मकाम क्या है, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला? देखिए, मैं तो नहीं पार्टी छोड़ी, उन्होंने मुझे निकाला बाहर, और हम तो निर्दलीय बैठे हैं। बीजेपी की विचारधारा हमारी बीजेपी के खिलाफ। निर्दलीय क्यों हो गए आप ऐसे? मतलब उन्होंने बाहर कर दिया भाई हमें। ये हो गया निर्दलीय, उन्होंने बाहर कर दिया हमें। फिर अगला मकाम क्या है?
हाँ, जो बड़े बीजेपी कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों के अंदर बड़ी जो जिज्ञासा है। मैं सारी बात पे विराम लगा देता हूँ। जो भाजपा को रोकने में सक्षम पार्टी है देश के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ रहें। कांग्रेस, मैंने कोई आपने देश के अंदर कहा है ना, नहीं, तो मैंने अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो प्रदेश के अंदर है, अगर हम बसपा की बात करें, बसपा से तो आप आ ही चुके हैं, और देश के अंदर कौन सा बड़ा नाम है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? वो तो आप कयास लगाइए क्या है। मैंने आपको कहा जो बीजेपी को रोकने में सक्षम लोग हैं, सक्षम नेता हैं, जो आंख में आंख डालकर बोल सकते हैं, जो हमारे हितों के लिए लड़ सकते हैं, जो नफरत के ऊपर मोहब्बत की बात करेंगे, हम जो सड़क पर उतर सकते हैं, जो आपने वही तो कह रहा हूँ, जो नफरत के ऊपर मोहब्बत की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं आप भी? अल्लाह खुलवा दे। देखिए अब क्या हो गया। मैंने तो, ये तो आपके वर्ड है, मेरे नहीं है। मैंने आपको कहा नफरत, ये राहुल गांधी के वर्ड्स हैं। नफरत के ऊपर मोहब्बत। अच्छा बताइए, परिवार में सब ठीक ठाक है या फिर अभी कुछ मनभेद कुछ बात? नहीं, परिवार अल्लाह का शुक्र ठीक है, परिवार में कोई मतभेद नहीं है। हमने सबने कोशिश करी और सब परिवार एक है, कोई मतभेद था भी नहीं। मेरा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मनभेद तो था भी नहीं। तो राजनीतिक मतभेद भी मेरा राजनीतिक कुछ ऐसा नहीं था। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी विधानसभा के लिए एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गंगो विधानसभा, गंगो के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। हमसे मुराद ये नहीं कि हमजा मसूद या नौमान मसूद, हमारा कोई हिंदू साथी भी चुनाव लड़ सकता है, हमारा कोई मुस्लिम साथी भी चुनाव लड़ सकता है। लड़ेगा हमारे ग्रुप का लड़ेगा। ये मेरी पहले भी मंशा थी और यही मेरी आज ही मंशा है, क्योंकि हमें पता है कौन कितना पानी के अंदर है, कौन हमें, जो कल जिसकी हिमायत हमारे बड़े कर रहे थे उस टाइम, वो आज हमें जिन्ना की औलाद बता रहा है। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे छुपे हुए भेड़ की खाल में भेड़ियों से बचाना है अपने लोगों को। इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं यहाँ, तो लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट हमजा नौमान मसूद। बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बात रखी, जो इनके मन में था, जो इनके मन में एक हताशा और जो रोष था, वो इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया। बने रहिए हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।